अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि बायोलॉजिकल नॉलेज से इंसान ने क्या खिदमत ली हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल साइंस है कई तरीक़ों से हमारी मदद कर रही है, जिसमें 3 सरे फहरिस्त हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, खुराक को बढ़ाकर, कम्बैटिंग डिजीज़, बीमारियों के साथ लड़के, एंड इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, और माहौल की हिफाजत करके और उसे महफूज करने के साथ उसकी बका करके। तो जो अच्छी खुराक और अच्छी सेहत है, जो कि बायोलॉजिकल एडवांसेस हैं, उससे हमारा मयार ज़िंदगी बढ़ा है। तो सबसे हम देखते हैं पहले कि फ़ूड की प्रोडक्शन में बायोलॉजी का क्या रोल है। ये स्टूडेंट्स आपको एक फील्ड दिखाया गया है, क्रॉप दिखाया गया है। तो सबसे पहले इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन, कैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ी है। जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बायोलॉजिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक्सिस्टिंग वैराइटीज़ को इम्प्रूव किया है कि इस वक्त मार्केट में हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स की जो भी वैराइटीज़ हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाया है। सेकंड में है डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड, पैदावार बढ़ाई है, और उसके अलावा प्लांट और एनिमल्स की ऐसी वैराइटीज़, ऐसी इकसाम जो हैं वो ईजाद की हैं जो कि डिज़ीज़ को रेजिस्ट करती हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करती हैं। ना सिर्फ यील्ड बढ़ाई, रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बनाई, बल्कि फ़ूड के लिए भी उनको इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद हमारे पास फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो नया स्टेप है दैट इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कि सिलेक्ट करना कि किस एनिमल या किस प्लांट की ब्रीडिंग करनी है, उसकी नस्ल बढ़ानी है। तो जितने भी प्लांट ब्रीडर्स हैं, ज़ाहिर सी बात है ये साइंटिस्ट ही हैं, उन्होंने जेनेटिक्स के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए बेहतर वैराइटीज़ बना ली, गंदम की, चावल की और मकई की। इसके अलावा जो एनिमल ब्रीडर्स हैं उन्होंने चिकन, काऊ और शीप की कई वैराइटीज़ जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए डेवलप की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्ट्री ब्रीडर्स जो हैं उन्होंने ब्रॉयलर को डेवलप किया ताकि जल्दी और सस्ता जो वाइट मीट है वो हम हासिल कर सकें। तो ये सारा बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से पॉसिबल है। इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का कंसेप्ट कि एक तरफ बीफ काऊ है, एक तरफ वाइल्ड काऊ है। तो जो दिखने में मोटी ताज़ी है, जिसका जो मीट है वो भी मैक्सिमम अमाउंट में है, और उसके अलावा वाज़े हो रहा है ये कि किसको ब्रीड करना चाहिए इसमें से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक और तरीका है फूड को प्रोड्यूस करने का, बेटर फूड वैराइटीज़ को प्रोड्यूस करने का। जी, इसमें हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि कुछ जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो जीन्स जो हैं या तो किसी डिज़ीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, यानी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जीन्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी अपना मनपसंद करैक्टर उन जीन्स पे हो सकता है। उनको आप दाखिल कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी प्लांट्स, किसी एनिमल्स या किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई के अंदर, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हुए जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन जीन यानी बाहर से कोई जीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट था या कोई भी डिज़ायबल करैक्टर का था, तो ऐसे प्लांट जिनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, जिनमें जीन्स दाखिल किए जाएँ, उनको ट्रांसजीनिक प्लांट्स कहेंगे। ऐसे एनिमल्स को जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन इंट्रोड्यूस कराए जाएँ, ट्रांसजीनिक एनिमल्स, और ऐसे बैक्टीरिया ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो ये स्लाइड बच्चों आप देख सकते हो जिसमें राइट साइड पे एक डीएनए है और उसका एक पार्ट जो है वो कट करके किसी और जीन्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ट्रांसजीनिक प्लांट जिस तरह अभी मैंने बताया कि ऐसे प्लांट जिनमें कोई जीन हम इंट्रोड्यूस करें तो ज़ाहिर है वो बेटर क्वालिटी का जीन होगा। और एक तरफ आपको क्रॉप दिखाएगी, ये कॉर्न क्रॉप है जिसमें अच्छा कॉर्न फ्रूट जो है उसको बनाने के लिए इसमें जीन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्लोनिंग का है कि एक दफ़ा आपने ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म बना लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद, फिर बार बार आप ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म ना बनाएं, बल्कि उसी ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म को
आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाएं उसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाएं उसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की, तो ये क्लोनिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो क्लोनिंग एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी इस तरह क्लोनिंग के थ्रू आप प्रोड्यूस कर सकती हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी कई कॉपीज़ आप इस मेथड के थ्रू बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल जो कि डॉली शीप है ऑब्वियसली, और ये आपके पास क्लोनिंग एनिमल्स में मंकीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें आप पूरा का पूरा प्लांट या उसके सीड्स के थ्रू प्रोपेगेशन नहीं करते, बल्कि किसी भी अच्छी वैरायटी की, चाहे मोस्टली ये प्लांट में यूज़ हो रही है, तो किसी भी अच्छी वैरायटी के प्लांट का छोटा सा पीस जिसको आप टिश्यू कहेंगे उसे आप अलहदा से कल्चर करेंगे। तो इसकी एक जो टाइप है, बड़ी कॉमन टाइप है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो वे है जिसके थ्रू ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोपेगेट किया जाता है मैनी कॉपीज़ में क्लोनिंग के थ्रू। तो इस डायग्राम में भी आप टिश्यू कल्चर के बारे में देख रहे हैं कि एक टिश्यू का छोटा सा पीस जो है वो स्लाइस बनाया जा रहा है उसका, और उसको ग्रीन हाउस के अंदर प्रोपेगेट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फूड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो हमारा स्टेप है दैट इज़ कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट। तो बच्चों, पैथोजेंस क्या होती हैं? बीमारी पैदा करने वाले जरासीम। और पेस्ट्स क्या होती हैं? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाए, हार्म करे आपकी क्रॉप को। ये कोई पौधा भी हो सकता है जड़ी बूटी की सूरत में, ये कोई छोटे मोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स हैं, रैबिट्स, रैट्स, डॉग्स, या इसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा रही है वो पेस्ट है, जो बीमारी पैदा कर रही है वो पैथोजिन है। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें पहला केमिकल मेथड है जिसमें आप प्लांट पैथोजेनिक फंजाई या इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हो। यानी आपकी क्रॉप पे कोई फंजाई बीमारी पैदा कर रहा है या कोई इंसेक्ट जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, आपके प्लांट्स को वीक कर रहा है और आपकी जो फसल है उसकी पैदावार को कम कर रहा है। तो ये बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। केमिकल यूज़ करते हैं आप इसमें, उस केमिकल्स को आप पेस्टिसाइड कहते हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो आप केमिकल यूज़ करते हैं वो क्या है? पेस्टिसाइड। अब अगर वो पेस्ट फंजाई है तो इसका पेस्टिसाइड फंगीसाइड होगा, अगर वो इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड होगा, और अगर कोई हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, वीड्स हैं हमारी फसल के अंदर, वो compete कर रही हैं रिसोर्सेज के साथ, न्यूट्रिएंट्स कम हमारी प्लांट्स को, हमारी क्रॉप प्लांट को दे रही हैं, तो उसके लिए आप हर्बिसाइड को यूज़ करेंगे जो हम इसको मारने के लिए यूज़ करेंगे। केमिकल कंट्रोल इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्प्रे कराया जा रहा है डिफरेंट हमारे पास जो फील्ड्स हैं उसमें केमिकल का। तो ये फ़ायदा मंद होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी काज कर है, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स के लिए टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स हैं। ज़ाहिर हम हमारी क्रॉप्स, हमारी वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, उस पर अगर कोई केमिकल का स्प्रे है, जितना भी हम उसको वॉश करते हैं तो कोई नेग्लिजेंस रह जाती है, कोई उसके ऊपर टॉक्सिक केमिकल्स रह जाती हैं जो फिर इंसान के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। उसके अलावा इन्वामेंटल पोल्यूशन भी काज कर रही हैं। जब हम केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं, ये केमिकल्स हमारे माहौल की आलूदगी का बायस बन रही हैं। उसके अलावा जब आप अपनी फील्ड पे जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए सेम केमिकल्स का बार बार यूज़ करेंगे, तो वो जो इंसेक्ट हैं वो रेजिस्टेंस शो करेंगे, यानी उन केमिकल के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत पेश करेंगे, ज़्यादा देर तक वो केमिकल्स उनको मार नहीं सकेंगे। तो ये आपके पास एक पिक्चर दिखाएगी इन्वामेंटल पोल्यूशन के हवाले से है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो बेटर है एज़ कम्पेयर टू केमिकल कंट्रोल के। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करना, किन को? पेस्ट्स को। तो वो पेस्ट जो डिस्ट्रॉय करें आपकी क्रॉप को, उसके ऊपर आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोड़ दें जो कि उनको खा जाएं या फिर उनके साथ कंपटीशन करें फूड के लिए। इसको मज़ीद आप एक्सप्लेन इस एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं कि जो एफिड्स हैं, छोटे छोटे पतंगे, वो वॉलनट अखरोट के दरख्त को पे अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होगा कि आप वहाँ पे वैस्प्स को छोड़ दें। तो वैस्प से क्या होंगे? एफिड्स को
जो है वो ईट करेंगे और इस तरह से आपके वालनट ट्री को निजात मिल जाएगी, या फिर से वैस्प उस वालनट ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे एक ग्रीन लीव है जिस पे क्या है जो एफिड्स हैं और उसको एक वैस्प जो है वो किल कर रहा है। तो ये भी डिफरेंट आपके पास पेलॉजिकल कंट्रोल्स की डायग्राम है। एक तरफ वीड फीडर दिखाया गया है, जो वीड्स हैं हमारे पास ये भी तो पेस्ट हैं, उनको ये कंट्रोल करेगा। प्रीडेटर्स हैं, ये किल करेंगे पेस्ट्स को। और एक तरफ पैथोजिन है जो पेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, यानी पेस्ट को वीक कर देगा। और पैरास्टॉइड्स हैं जो कि पैरासाइट्स जो हैं पैरासिटॉइड्स जो कि पैरासाइट पे फिर पैरासाइट हैं। तो ये हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको बायोपेस्टिसाइड कहा जाता है, जो कि मोस्टली बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट जो फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास नॉलेज है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसमें यह है कि कोई भी एक डिज़ीज़, किसी भी प्लांट की एक ख़ास डिज़ीज़ जो तबाही पैदा करी है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप हर मुमकिन मेथड इस्तेमाल करें, यानी ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए तमाम मुमकिना जो तरीक़ाकार हैं उनको एक साथ यूज़ करें, तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ उसके साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल की भी हेल्प ले रहे हैं, और कुछ बेटर डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को भी जो है वो आप यील्ड कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जिसमें तमाम अवामिल तमाम तरीक़ाकार आप एक साथ यूज़ करें। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जिसका पहले भी जिक्र आया कि जिसमें ये प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, प्लांट्स के किसी भी टिश्यू को इसके थ्रू कल्चर किया जाता है। तो हाइड्रो मीन वाटर है, हाइड्रोपोनिक यानी आप इरिएटेड वाटर में जब कोई पौधा, जब कोई प्लांट ग्रो करोगे, वो इरिएटेड वाटर जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और साल्ट्स आपने ऐड किए। तो ये किस लिए है मेथड, ये देखने के लिए कि प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस अमाउंट में ज़रूरत है। तो अगर आप ये न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्लांट को वाटर में ग्रो करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगर आप उस प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो सॉइल बहुत कॉम्प्लेक्स मीडियम है, इसमें लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि एक पौधा इनटेक कर रहा है। तो इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितना अहम है ये जानना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप इसके लिए एक एरिएटेड वाटर को यूज़ करते हैं जिसमें आप अपनी पसंद, अपनी कैलकुलेटेड अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और देखते हैं कि उनमें कितना डिक्लाइन आया, पौधे ने उन न्यूट्रिएंट्स को कितना इनटेक किया। एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने ग्रोइंग वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ की है वेजिटेबल्स को। बाकी इसमें फार्मिंग के लिए अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया स्पेस के अंदर। ये पिक्चर भी आपको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का जो है वो इमेज दे रही है। उसके अलावा फूड की प्रिजर्वेशन है, फूड अगर अच्छे से प्रिजर्व हो जाती है तो ये भी आपके पास फूड प्रोडक्शन के मीन में आएगा। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आपकी फ़ूड को प्रोटेक्ट कर सकती हैं कि वो गल ना जाए, या फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, यानी एक शहर से दूसरे शहर तक आपने अपनी फ़ूड को, अपनी सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट और उसको यूज़ करने के लिए कि वो डैमेज ना हो, फूड को प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें मेथड पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन एक साइंटिस्ट हैं लॉइस पास्चर, उन्होंने पास्चराइजेशन को क्या किया, डिस्कवर किया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मिल्क को पास्चराइज किया जा रहा है और इस पिक्चर में आपको डिफरेंट फूड्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।